दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। यानी कि गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसको भारतीय जनता ने कैसे समझा, उसको कैसे आगे बढ़ाया, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 का आज पार्ट 5 होने वाला है। अगर इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो कह रहा है कि आइए देखें कि सिविल फरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। ठीक है। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यहाँ बताया जा रहा है कि गुजरात में एक किसान समुदाय है जिसका नाम है, इसको पट्टीदार कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में जाट लोग। तो इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन में कैसे भाग लिया, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से भी बहुत परेशान थे। कौन? किसान परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष का माहौल था। किसानों के पास इतनी आय नहीं हो रही थी कि वो लगान चुका सकें, और सरकार जो है बिल्कुल लगान माफ़ करने या कम करने के मूड में नहीं थी। इस वजह से किसानों में असंतोष का माहौल फैल चुका था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का पूरा पूरा साथ दिया। किसने? किसानों ने। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। यानी कि उन्होंने खुद तो समर्थन किया ही, साथ ही साथ लोगों को इकट्ठा भी किया, एकजुट किया, और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे उनको जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर भी कर रहे थे। कौन? किसान लोग। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। यानी सभी जो है अपने अपने मकसद से जो है आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। तो यही बताया जा रहा है कि किसान लोग जो है भारी लगान से छुटकारा के लिए क्या कर रहे थे? आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जब 1931 के लगानों के घाटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। यानी आप लोगों ने पढ़ा कि जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो ये जो किसान पहले गांधी जी का साथ दे रहे थे उनको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि लगान में कोई बदलाव हुआ नहीं और गांधी इरविन समझौता करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसलिए किसानों में भारी निराशा का माहौल देखने को मिलता है। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, क्योंकि किसानों में भी दो वर्ग था। एक जो अमीर किसान थे वो लगान माफी के लिए आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जो गरीब किसान थे उनका क्या कहना था, वो क्या चाहते थे? उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। यानी जो गरीब किसान थे वो क्या करते? जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची। आप लोग पता है महामंदी कब आया था? 1929-30 के वर्षों में महामंदी आया था, जो कि 1926 से ही प्रारंभ हो गया था और 1930 में जो है अपने चरम सीमा पे था। तो कह रहा है कि महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टीदार के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी।
इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। देखिए इस चीज़ को समझिए, किसानों में भी दो वर्ग था, एक जो अमीर किसान थे जिनके पास जमीन का बड़ा बड़ा भाग था, और एक गरीब किसान जिनके पास अपना स्वयं का जमीन नहीं होता था। वो मजदूरी करके, खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, या बटाई पे जमीन लेकर के उस पर खेती किया करते थे। तो कांग्रेस के बीच ये अनिश्चितता थी, यानी हिचकिचाहट थी कि अगर वो बड़े किसानों के साथ जाते हैं तो छोटे किसान उनसे दूर चले जाते हैं, और अगर वो छोटे किसानों के साथ जाते हैं तो बड़े ज़मींदार जो हैं वो कांग्रेस से दूर चले जाते हैं। यानी कांग्रेस जो है सबको मिलाकर चलना चाहती थी, और बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या स्थिति थी? व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया, इसको जानते हैं। यानी जो व्यवसायी वर्ग था उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे हिस्सा लिया, इस चीज़ को समझते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया। आप लोग पता भी है, जब पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था, तो उस समय जो है जो भारत में आयातित वस्तुएं थी वो बंद हो गई, और अपने जो देश के व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि देश में वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक कर सकते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय वस्तुओं का विदेशों में डिमांड बढ़ गया। इससे जो है भारतीय व्यापारियों को और उद्योगपतियों को काफ़ी मुनाफा हुआ। यही बात समझाया जा रहा है। और वे ताकतवर हो चुके सॉरी और वे ताकतवर हो चुके थे। इस चीज़ को हम आगे अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जब किसी के पास इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से ताकतवर होगा। जब आर्थिक रूप से ताकतवर होगा तो हर क्षेत्र में ताकतवर होगा। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, और रुपया स्टर्लिंग, देखिए रुपया भारत का मुद्रा है, स्टर्लिंग ब्रिटेन का मुद्रा हुआ करता था, विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। जैसे आज के समय में जो है पूरे विश्व में जो क्रय विक्रय है वो किससे किया जाता है, वैश्विक स्तर पे डॉलर में किया जाता है। तो ऐसे ही व्यापारी लोग चाहते थे कि इसको निश्चित किया जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जिसको इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई 1920 में। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, इसको कहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्की। फिक्की के नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी 1927 में, का गठन किया। कब 1927 में फिक्की का गठन। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, और पहले सिविल फरमानी आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। यानी लोगों का उद्योगपतियों का ऐसा मानना था कि सबने आगे आंदोलन जब सफल हो जाएगा तो हम लोग जो है बिना किसी बाधा के व्यापार कर सकेंगे और अपने व्यापार में प्रगति कर सकेंगे। उनका ऐसा मानना था। यानी सभी लोग जो है आंदोलन के सफल हो जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुशहाल देख रहे थे, लेकिन जैसा वो लोग सोचे थे वैसा हुआ नहीं। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। आप लोगों को पता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं और वहाँ उनकी बातों को नहीं माना जाता है। बीच में ही गोलमेज सम्मेलन छोड़ के गांधी जी चले जाते हैं, और यहाँ आते हैं तो स्थिति बिल्कुल विपरीत रहती है। उनके खास मित्र जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको जेल में बंद कर दिया गया है। इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी बिल्कुल जो है अंग्रेजी सरकार से नाराज हो जाते हैं,
और फिर से जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन जो व्यवसायी वर्ग है उसके मन में ये चिंता है कि अब जो है अंग्रेजी सरकार और ज़्यादा जुर्म करेगी, क्योंकि अब वो गांधी जी की बातों को भी नहीं मानेगी। इसलिए व्यवसायिक वर्ग में जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। बताया जा रहा है कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। यानी उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर वर्ग जो है कांग्रेस से दूर जा रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का जो है मंशा अलग अलग है। उद्योगपति चाहेगा कि मजदूरों का जो है वेतन कम किया जाए ताकि उनका कम से कम खर्च हो, मजदूरों से अधिक समय तक अधिक घंटों तक काम कराया जाए ताकि उद्योगपति को ज़्यादा मुनाफा हो। और मजदूर क्या चाहेंगे कि उनको जो है अधिक सैलरी मिले और कम समय तक काम करना हो, यानी 8 घंटे या 10 घंटे ही काम करना हो। तो इसलिए उद्योगपतियों में और मजदूरों में कभी बनती नहीं थी। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। देखिए 1930 में रेलवे जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल की। और गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, बंदरगाह, जिसको सी पोर्ट आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि जो बंदरगाह पे काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने 1932 में हड़ताल की। 1930 में छोटा नागपुर के 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। यानी अभी भी कांग्रेस जो है पूरा पूरा मजदूरों का समर्थन नहीं कर रही थी। इस चीज़ को समझते हैं। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। यानी कांग्रेस भी डरती थी। वो भी कांग्रेस भी जो है जो बड़ा वर्ग है, जो धनी वर्ग है, उसके साथ ही जाना चाहती थी। इस लाइन से यही मालूम पड़ता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन, देखिए सिविल नाफरमानी का मतलब ही हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसको इंग्लिश में लिख रहा है। सिविल नाफरमानी का मतलब क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया। आप लोग देख सकते हैं कैसे औरतें जो है रोड पे निकली हुई हैं गांधी जी का साथ देने के लिए। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। विदेशी कपड़ों व शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की गई। आप लोगों को पिकेटिंग के बारे में मैंने बता दिया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। देखिए महिलाएं जेल भी गईं आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी। देखिए शहरों में जो है जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं वो सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। यानी देखिए कोई भी आंदोलन में हिस्सा तभी लेगा जब वो घर बार से जो है संपन्न होगा। जिसको खाने के ही लाले पड़े होंगे वो आंदोलन में क्या हिस्सा लेगा? वो तो अपना पेट भरने में ही परेशान रहेगा। तो आंदोलन में हिस्सा वही लोग लेते हैं जो कि घर द्वार से संपन्न व्यक्ति होते हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा था। लेकिन देखिए औरतें मानने लगी थी कि राष्ट्र की सेवा ही क्या है, उनका पवित्र दायित्व है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। यानी कि देखिए आगे जब फिर बात होगी तो औरतों को कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए गांधी जी क्या मानते हैं। गांधी जी का विचार क्या है? गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का
असली कर्तव्य है, ऐसा गांधी जी मानते थे। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरत को जगह देने से हिचकिचाती रही। इसलिए जो है कांग्रेस जो है बहुत दिनों तक जो है कांग्रेस में किसी भी महिला को ऊंचे पद पर बैठाने से हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब क्या कह रहा है, सबने अवज्ञा की सीमाएं। अब सबने अवज्ञा की सीमाएं क्या है, इस चीज को समझते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। यानी कि सभी लोग जो है इस आंदोलन में, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन में एक जैसे भूमिका नहीं निभा रहे थे। और ऐसा ही एक समूह था अछूतों का, जिसको गांधी जी ने क्या कहा, हरिजन कहा। यानी कि हरि के जन, यानी भगवान के द्वारा बनाए गए लोग। ऐसे तो सभी लोग भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन गांधी जी ने अछूतों को किस नाम से पुकारा, हरिजन, यानी हरि के जन के नाम से। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कौन, जो अछूत लोग हैं वो खुद को क्या, दलित, दलित का मतलब होता है दबाया गया, बहुत समय से जिसको दबा के रखा गया है उसका, उसी को क्या कहता है, दलित कहा जाता है। या जिसको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ा है उसको दलित कहा जाता है। तो अपने आप को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कौन, अछूत लोग जो है वो अपने आप को 1930 तक इस नाम से पुकारने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो गांधी जी ने अछूतों को क्या कहा, हरिजन कहा, यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। कौन, गांधी जी। गांधी जी खुद से जो है शौचालय साफ करते हैं, ताकि जो मैला ढोने वाले लोग हैं उनका भी मान मर्यादा बढ़े। इसके लिए उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें। यानी वो ऊंची जातियों से क्या कहते हैं कि आप लोग जो है अपना हृदय परिवर्तन कीजिए, हृदय को स्वच्छ कीजिए, है ना, और ये भेदभाव को खत्म कीजिए। तो एक हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देने लगी थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है यहाँ से हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। डॉक्टर भीमराव, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर लिखा है, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1930 में। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। देखिए जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे, तो उस समय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया था। आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों में हिस्सा लिए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कांग्रेस सिर्फ किसमें भाग ली थी, तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। तो वहाँ क्या होता है, गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो है विवाद हो जाता है। क्यों विवाद हो जाता है, तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। देखिए जब
गांधी जी वहाँ से चले आते हैं इंग्लैंड से। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो क्या करता है, जो कि क्या है भारत सॉरी उस समय 1931 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, वो क्या करता है सांप्रदायिक पंचायत यानी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र जो है दे देता है। तो इस चीज़ से गांधी जी जो है बहुत दुखी होते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए कब होता है, तो 24 सितंबर आप लोग लिख लेंगे, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसको पूना समझौता कहा जाता है। और इस पर क्योंकि गांधी जी उस समय जेल में थे, ठीक है, और जेल में ही आमरण अनशन पर बैठे थे, तो गांधी जी की तरफ से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन किया था, तो इस चीज को भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय, गांधी जी की ओर से पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर हुआ, उसको हस्ताक्षर किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने किया, क्योंकि गांधी जी कहाँ थे, तो जेल में थे। इस चीज को याद रखेंगे आप। इससे दमित वर्ग को, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। ठीक है, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। यानी जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ खास उत्साह नहीं दिखा रहे थे। ऐसा क्यों, तो कह रहा है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो तबका है, कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। यानी कि आप लोग पहले पढ़े भी हैं कि जब आंदोलन अपने चरम पे जाता था, गांधी जी अपना कदम पीछे खींच लेते थे, इसलिए जो है बहुत से लोग उनसे कटते चले गए। वैसे ही हुआ 1920-21 के असहयोग खिलाफत आंदोलन जो साथ साथ चल रहा था, जब 1922 में गांधी जी ने अपना कदम पीछे लिया, तो ये जो मुस्लिम समुदाय है उनसे अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। यानी कि सबसे बड़ा जो है मुद्दा कहाँ फंस रहा था और किस बात से मतभेद बना हुआ था, तो विधानसभाओं के लिए जो प्रतिनिधित्व का बात था, यहाँ आकर जो है हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ जाता था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों कौन 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 से हैं, तो बंगाल और पंजाब, जो आज का पंजाब है वो बहुत बड़ा पंजाब हुआ करता था, जिसका आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। तो जो पूर्व में जो पश्चिमी पंजाब था उसमें जो है मुसलमानों की एक बड़ी संख्या थी, और जो बंगाल जो कि आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है वो बंगाल के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ जो है भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब सिंध इस सब क्षेत्र को काट करके जो है पाकिस्तान बनाया गया, और पूर्वी जो बंगाल का क्षेत्र है उसको काट करके बांग्लादेश बनाया गया। तो वही चीज़ कर रहा है कि मुस्लिम बहुल प्रांतों कौन से, तो बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही सॉरी प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे
जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। ठीक है, यानी कि प्रयास चल ही रहा था हिंदू मुस्लिम को एक करने का, तो क्या करते हैं हिंदू महासभा के जो M.R. जयकर हैं, इसकी क्या करते हैं, इस प्रयास की निंदा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी संभावनाएं बन रही थी वो समाप्त हो जाती हैं, यानी फिर से मतभेद चालू हो जाता है। जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्य के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। यानी देखिए, कुछ ऐसे मुसलमान नेता थे जो कि ये मानते थे कि बहुसंख्य जो जातियां हैं, जो यानी जो हिंदू जातियां हैं बहुसंख्य रूप में, वो क्या करेंगे, तो अल्पसंख्य मुस्लिम समुदाय को दबाएंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग डरे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो जो है कुछ ऐसे मुस्लिम नेता थे जो कि बातों को जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते थे। ठीक है, और आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।